तो मूवी की शुरुआत में हम जैंग को देखते हैं जो एक एक्सपायर कार को खरीद कर ले जा रही थी, क्योंकि वो एक जंक यार्ड में काम करती है। जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक कबाड़ी वाली है। वो कार को खरीद कर इस जंक यार्ड में लाती है, फिर ये आसिफ उस कार को रिपेयर करके एकदम नए जैसा बना देता है। असल में जैंग एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है जो अच्छी जिंदगी की तलाश में नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आ गई थी, और उसे यहाँ लाने वाला इस जंकयार्ड का मालिक किम है। दिखाने के लिए किम तो एक कबाड़ खाने का मालिक है, लेकिन इन सब की आड़ में वो स्पेशल डिलीवरी का बिजनेस चलाता है, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को किसी भी तरह एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, वो भी बिना किसी की नज़रों में आए। इसीलिए इसे स्पेशल डिलीवरी कहते हैं। यहाँ की सबसे हैवी ड्राइवर है जैंग। उसकी ड्राइविंग स्किल्स इतनी कमाल की हैं कि आज तक उसे डिलीवरी करते वक्त कोई नहीं पकड़ पाया। आज भी उसे एक डिलीवरी करने जाना है। तब जैंग रात को अपनी कार लेकर बताए गए एड्रेस पर अपने क्लाइंट को पिक करने के लिए पहुंच गई। जैंग अपने क्लाइंट को कंफर्म किए बिना कभी गेट नहीं खोलती। यहाँ ये आदमी एक महिला ड्राइवर को देखकर डर गया, लेकिन उसे क्या पता जैंग कोई पापा की परी नहीं है, बल्कि वो कार चलाने में मास्टर है। वहाँ जैंग ने उन्हें सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा, लेकिन वो अपने पैंट की बेल्ट दिखाकर उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर जब जैंग ने कार चलानी शुरू की, मतलब उड़ानी शुरू की, तो उन्होंने फटाफट सीट बेल्ट लगा ली। यहाँ हमें पहली बार जैंग की ड्राइविंग स्किल्स देखने को मिली। वो ऐसे कार चला रही थी जैसे हम GTA में चलाते हैं, मतलब बिना किसी टेंशन के। वो ऐसी ऐसी जगहों से कार निकाल रही थी जहाँ पर एक आम इंसान कार ले जाने की सोच भी नहीं सकता। फिर उसने अपने टैलेंट का आखिरी नमूना दिखाकर उन लोगों से पीछा छुड़वा लिया और अपने क्लाइंट्स को उनकी लोकेशन पर पहुंचा दिया। फिर वो अपने पैसे लेकर किम के पास आ गई, जहां इन दोनों ने उन पैसों को आपस में बांट लिया। जैंग, किम और आसिफ ये तीनों ही एक परिवार की तरह हैं, क्योंकि इन तीनों का अपना कोई परिवार नहीं है। इसके बाद हम दूसिक को देखते हैं, जो इस वक्त बहुत डरा हुआ है, क्योंकि पुलिस को पता चला है कि कोरियन बेसबॉल टीम में मैच फिक्सिंग की जाती है, और इस मामले में दूसिक का नाम भी सामने आया है। इसीलिए वो अपने बेटे वॉन के साथ देश छोड़कर भागने वाला है। जिसके बाद दूसिक इस आदमी से मिलने आया, जिसने उसे नकली पासपोर्ट दिया और कहा कि आज रात 9 बजे प्योंगते पोर्ट पर पहुंच जाना। वहां से एक शिप तुम्हें कोरिया से बाहर ले जाएगी। उसने ये भी कहा कि वहां सही सलामत पहुंचने के लिए तुम्हें स्पेशल डिलीवरी का सहारा लेना चाहिए, वो तुम्हें टाइम पर वहां पहुंचा देंगे। जिसके बाद उसने किम का नंबर दे दिया। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर स्योंग को देखते हैं, जो असल में एक करप्ट ऑफिसर है। यहाँ तक कि मैच फिक्सिंग का मास्टरमाइंड भी वही है, और उसने खुद को बचाने के लिए दूसिक को फंसा दिया। स्योंग को जब पता चला कि मैच फिक्सिंग से कमाए पूरे $30 मिलियन जिस बैंक में जमा है, उस बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी की दूसिक लेकर भाग गया है, तब उसे अपने आदमियों पर बहुत गुस्सा आया। यहाँ तक कि इस आदमी को उसने खिड़की से नीचे फेंकवा दिया, जिसे सिक्योरिटी की को संभाल कर रखने का काम दिया गया था। इसके बाद वो दूसिक को फोन करके सिक्योरिटी की मांगता है, जिस पर दूसिक उससे कहता है कि एक बार मैं तुमसे दूर किसी सेफ जगह पर चला जाऊं, फिर मैं वो की तुम्हें वापस कर दूंगा। इधर किम जैंग को उसकी अगली डिलीवरी के बारे में समझाता है कि कैसे उसे दूसिक को एक बेसबॉल स्टेडियम से उठाकर एक पोर्ट तक पहुंचाना है। वो हर डिलीवरी से पहले जैंग को हर रास्तों के बारे में समझाता था, ताकि जैंग कैसे भी हालातों में बचकर निकल सके। जिसके बाद आसिफ डिलीवरी के लिए कार को तैयार करता है। फिर जाने से पहले किम ने जैंग को कुछ टूल्स दिए जो अक्सर जैंग अपने साथ ले जाना भूल जाती थी। इधर दूसिक अपने बेटे के साथ जैंग के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैंग से पहले वहाँ स्योंग दूसिक को ढूंढता हुआ पहुंच गया। तब उसने अपने बेटे के बैग में कुछ पैसे रखे और उसे सिक्योरिटी की देकर कहा कि तुम इसे संभाल कर रखना। इसी बीच उसे जैंग का मैसेज आया कि मैं नुक्कड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर दूसिक ने अपना फोन अपने बेटे को दिया और उसकी घड़ी खुद रख ली, ताकि वो बाद में उसे कांटेक्ट कर सके। उसने वॉन से कहा कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हें एक कार मिलेगी, तुम्हें बस उस कार में बैठना है। ये कहकर उसने अपने बेटे को भगा दिया और खुद बाहर जाकर उनका ध्यान भटकाने लगा। तब स्योंग ने उसे पकड़कर बहुत मारा और उससे सिक्योरिटी की के बारे में पूछने लगा, लेकिन दूसिक ने उसे कुछ नहीं बताया। वहीं स्योंग को दूसिक के नकली पासपोर्ट मिले, जिससे उसे दूसिक के बेटे के बारे में पता चला। इसीलिए वो उसे ढूंढने चला गया। उसके जाते ही दूसिक को भी होश आ गया और वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पीछे गया। इधर वॉन भागता हुआ जैंग के पास पहुंच गया, लेकिन जैंग को सिर्फ दूसिक की फोटो दी गई थी। इसीलिए उसने सोचा कि उस आदमी की जगह ये बच्चा कहाँ से आ गया। जब जैंग ने देखा कि वॉन के पीछे गुंडे पड़े हैं, तो उसने बिना सोचे वॉन को कार में बिठा लिया
और बचाकर अपने साथ ले गई। तभी उसके सामने स्योंग कार लेकर आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपनी अपनी कार भगाने लगते हैं। लेकिन तभी बीच में दूसिक आकर स्योंग का ध्यान भटका देता है, पर ऐसा करते हुए दूसिक की ही मौत हो जाती है। दूसिक ने मरने से पहले अपनी घड़ी वहीं उतार कर फेंक दी, जो शायद उसकी बेगुनाही साबित कर सके। इसी बीच जैंग वहां से बचकर निकल गई। उसने एक सुरक्षित जगह जाकर वॉन को वहां छोड़ दिया, लेकिन वॉन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो जैंग के पीछे पीछे चलने लगा। उसने जैंग से कहा कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो वो गुंडे मुझे पकड़ लेंगे। तब जैंग ने उससे कहा कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करती हूँ। अब ये सुनकर वॉन ने अपना बैग खोलकर दिखाया और कहा कि मेरे पास पैसे हैं। पैसों को देखने के बाद जैंग ने किम को फोन करके बताया कि क्लाइंट की जगह उसका बेटा आ गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं उसे छोड़ दूं। तब किम ने बताया कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसके पास तुम उसे छोड़ सकती हो। फिर जैंग वॉन को उसी आदमी के पास लेकर गई जो कि शक्ल से ही बच्चा चोर लग रहा था। उस आदमी ने जब वॉन को कुछ खाने को दिया तो जैंग को भी लगा कि ठीक ही है, ये इसके साथ खुश रहेगा। अब जाते वक्त जब जैंग ने पैसे गिनने के लिए अपना बैग खोला तो उसके सारे पैसे जमीन पर गिर गए। वॉन ने उसे जरूरत से ज्यादा ही पैसे दे दिए थे। तब उसे एहसास हुआ कि ये उसने क्या कर दिया। वो आदमी पता नहीं उसके साथ क्या करेगा, इसीलिए वो वापस उस आदमी के पास गई, जहां उसने देखा कि वॉन उस आदमी से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इधर पुलिस स्टेशन में स्योंग ने सीसीटीवी में देखा कि जैंग वॉन को अपने साथ ले गई है। तब उसने वहां सबसे झूठ कह दिया कि इसके कुछ ही देर पहले कार की टक्कर से दूसिक की मौत हुई थी और उसी के बाद से उसका बेटा भी गायब है। मुझे तो लगता है इसी लड़की ने दूसिक को मार दिया और उसके बेटे को किडनैप कर लिया। इधर जैंग वॉन को लेकर एक होटल में पहुंची, जहां वॉन ने बताया कि उसे भूख लगी है, इसलिए जैंग उसके लिए खाना लेने बाहर चली गई। इधर स्योंग ने उस आदमी को ढूंढ लिया जिसने दूसिक को स्पेशल डिलीवरी के बारे में बताया था। स्योंग के एक आदमी ने उसे बहुत मारा। तब उसने स्योंग को बताया कि मेरे पास सिर्फ उनका नंबर है, वो कहाँ से काम करते हैं मुझे कुछ नहीं पता। इधर वॉन को न्यूज से पता चला कि उसके डैड की मौत हो चुकी है। तब वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसके डैड के सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। तभी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ स्योंग के आदमी लोग आ गए, लेकिन जैंग भी बड़ी चालाक थी। उसने जो कमरा बुक किया था वो उसमें ना होकर किसी दूसरे कमरे में थी। साथ ही उसने दोनों कमरे के फोन को चालू रखा था ताकि वो सब सुन सके। जब उसे इनके वहां आने का पता चला तो वो वहां से निकल गई, लेकिन जाते वक्त स्योंग ने उसे देख लिया और उसने लिफ्ट को बीच में रोककर जैंग पर हमला कर दिया। ये देखकर वॉन ने बैठे बैठे टंकी लीक कर दी। तब जैंग ने उल्टा स्योंग से ही गन छीन ली और बंदूक की नोक पर वहां से निकल गई। इसके बाद हम एक NIS ऑफिसर हान को देखते हैं, जो कि स्योंग से मिलने आई थी। क्योंकि जैंग एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है, इसीलिए NIS को भी उसकी तलाश है। वो जैंग को पकड़ने के लिए स्योंग के साथ काम करने आई है। इसके बाद स्योंग को पता चला कि जैंग ने अभी अभी एक टोल प्लाजा पार किया है, जिसके बाद स्योंग को उसकी लोकेशन का पता चल गया और उसने अपने आदमियों को वहां भेज दिया। फिर इन्होंने जैंग को पीटा और वॉन को अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन जैंग भी कहाँ कम थी। उसने इस आदमी को मारकर वॉन को बचा लिया। अब जैंग के पास एक कार थी, जिसका मतलब था कि उसे पकड़ पाना इन लोगों की बस की नहीं थी। लेकिन फिर भी ये आदमी कार से जैंग का पीछा करने लगा। जैंग ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स की मदद से इसकी कार को 5वीं मंजिल से नीचे गिरा दिया, जिससे बेचारा कोमा में चला गया। लेकिन इस बीच जैंग को भी काफी चोट लग गई थी, इसीलिए वो कार चलाते चलाते बेहोश हो गई। जिसके बाद वॉन सड़क पर खड़े होकर मदद मांगने लगा। तब उसे एक लालची औरत ने लिफ्ट दे दी। लालची इसलिए क्योंकि जब सुबह जैंग की आंख खुली तो उसने देखा कि वो औरत उसके सारे पैसे लेकर भाग गई। जैंग के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपने बॉस किम को फोन किया और उसे बताया कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। तब किम ने कहा कि तुम उसकी फोटो खींचकर मुझे भेज दो, मैं उसका नकली पासपोर्ट बनाता हूँ। मैं उसे विदेश भेजकर इस मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। इधर स्योंग को पता चला कि जैंग एक्सपायर हो चुकी कार की नंबर प्लेट यूज करती है, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि ज्यादातर कार भूसान के जंकयार्ड में जाती हैं, तो शायद जैंग उसे वहीं पर मिलेगी। इधर जैंग वॉन को लेकर किम के पास पहुंची। वहां किम ने वॉन को बहुत सारे पासपोर्ट दिखाए और उससे कहा कि इनमें से अपने लिए एक अच्छे नाम वाला पासपोर्ट चुन लो। तब वॉन कहने लगा कि सठिया गए हो क्या अंकल, मेरा तो पहले से ही एक नाम है। खैर इसके बाद जैंग ने किम को वो सिक्योरिटी की देकर कहा
कि वो लोग इसी को लेने के लिए वॉन के पीछे पड़े हैं। इधर NIS की टीम जब उस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहां दूसिक की मौत हुई थी, तो वहां उन्हें दूसिक की फेंकी हुई घड़ी मिली जिसमें उस दिन की रिकॉर्डिंग थी जब सॉन्ग दूसिक से सिक्योरिटी की लेने आया था, जिससे ऑफिसर हान को पता चला कि स्योंग एक करप्ट ऑफिसर है और उसी ने ही दूसिक को मारा है। फिर रात में स्योंग अपने आदमियों के साथ उस जंक यार्ड में आया। उस वक्त जैंग किसी काम से बाहर गई हुई थी। तब वहां स्योंग ने किम को पकड़कर बहुत मारा, लेकिन किम ने चुपके से वहां का माइक ऑन कर दिया, जिससे आसिफ को सब पता चल जाता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। उसने तुरंत वॉन को एक कार की डिग्गी में छिपा दिया और खुद किम की मदद करने के लिए चला गया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। उन लोगों ने आसिफ को भी पकड़कर बहुत मारा। अब आसिफ को टॉर्चर होता हुआ देख किम ने कहा कि रुक जाओ, तुम्हें सिक्योरिटी की चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दूंगा, वो मेरे लॉकर में रखी है। फिर जब किम ने अपना लॉकर खोला तो उसमें रखी थी एक शॉटगन, जिससे उसने 2-4 लोगों को वहीं उड़ा दिया, लेकिन इस फायरिंग में किम की भी मौत हो गई। अब सिक्योरिटी की मिलने के बाद भी स्योंग ने कहा कि जो भी उस बच्चे को ढूंढकर मेरे पास लाएगा उसे इनाम में 1 की 4 वाली टॉफी मिलेंगी। तब इस आदमी ने वॉन को ढूंढ लिया और वो उसे पकड़कर स्योंग के पास ले गया। इसी बीच जैंग भी वहां वापस आ गई। जब उसने देखा कि उन लोगों ने उसके बॉस को मार दिया है तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके बाद उसने वहां की लाइट ऑफ की और अंदर जाकर एक एक करके सबको मारने लगी। अभी तक उसकी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की थी, लेकिन अब वो एक अच्छी फाइटर भी बन गई। इसी बीच आसिफ वॉन को वहां से ले गया, लेकिन घायल होने की वजह से वो कुछ ही देर में बेहोश हो गया। इधर जैंग वहां से निकलकर वॉन को ढूंढने लगी। जब वॉन उसे मिल गया तो वो वहां से जाने लगी कि तभी स्योंग ने लिफ्टिंग मशीन से आकर उसे एक जोरदार टक्कर मारी। फिर उसने वॉन को पकड़कर उसे पानी में फेंक दिया। फिर जैंग ने भी उस पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया और वो दोनों ही पानी में गिर गए। वहां जैंग जब वॉन को ऊपर लाने लगी तब स्योंग ने जैंग को अपने साथ हथकड़ी से बांध लिया, जिससे वो भी नीचे जाने लगी, लेकिन उसने वॉन को ऊपर की तरफ धक्का देकर उसे सतह तक पहुंचा दिया। इतनी देर में वहां ऑफिसर हान भी पहुंच गई और उसने वॉन को पानी से बाहर निकाल लिया। वहां वॉन उन सबसे जैंग को बचाने के लिए कहता रहा, लेकिन कोई भी दोबारा पानी में नहीं गया। वहीं हम देखते हैं कि जैंग के टूल्स भी पानी में नीचे जा रहे हैं, जिससे जैंग कार के लॉक खोलती थी। इसके बाद वॉन को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया गया, साथ ही एक स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया गया और समय के साथ वॉन के काफी दोस्त बन गए। अब ऐसे ही एक दिन उसकी स्कूल वैन छूट गई। तब वो पैदल ही घर जाने लगा। तब एक कार उसके पास आकर रुकी, जिसमें और कोई नहीं जैंग थी। वो जैंग को देखकर बहुत खुश हुआ। तभी जैंग के पास एक मैसेज आता है, जिससे हमें पता चला कि जैंग अभी भी स्पेशल डिलीवरी का काम करती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ खत्म हो गई।